एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग कंपाउंड पेंडुलम के बारे में समझेंगे और उसके बारे में कुछ ऐसी दिलचस्प चीज़ें के बारे में जानेंगे जिससे हमारा जो इंटरेस्ट है इस टॉपिक में वो और भी कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ एंड द क्वेश्चन इज कि कैन द सेम बॉडी स्विंगिंग विद द सेम टाइम पीरियड फ्रॉम द टू कंप्लीटली डिफरेंट सस्पेंशंस पॉइंट, ठीक है, कैन द सेम बॉडी स्विंग विद द सेम टाइम पीरियड फ्रॉम द टू कंप्लीटली डिफरेंट सस्पेंशन पॉइंट। कहने का मतलब ये है कि क्या एक ही बॉडी को अगर अलग अलग सस्पेंशन पॉइंट पर पाइवोट किया जाए तो कैन दे एग्जिबिट द सेम टाइम पीरियड? क्या वो ऑक्सीलेशन के दौरान सेम समय सेम टाइम पीरियड दिखाएगा या सेम टाइम पीरियड में उस ऑक्सीलेशन को जो है सो कंप्लीट करेगा? सो इट साउंड्स स्ट्रेंज, बड़ा आश्चर्यजनक लगता है कि कैसे हो सकता है कि एक ही रिजिड बॉडी अगर दो अलग अलग पॉइंट पे सस्पेंड किए जाए तो वो सेम टाइम पीरियड शो करे। बट दिस इज what is happening in the compound pendulum and this make the concept of compound pendulum more fascinating. So आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि what we mean by the equivalent length of the compound pendulum। पहला पॉइंट कि हम compound pendulum के equivalent length से हम समझते क्या है। दूसरा पॉइंट why the rigid body can have the multiple suspension point that gives the identical oscillations। कहने का ये मतलब है कि क्यों किसी रिजिड बॉडी का जो टाइम पीरियड है वो बहुत सारे सस्पेंशन पॉइंट पे सेम पाया जाता है, ठीक है, ऑक्सीलेशंस के दौरान। Third point is how to derive the condition of fastest oscillation, and when I say fastest oscillation I mean the minimum period। मतलब जब कोई रिजिड बॉडी का क्या कंडीशन होना चाहिए किसी रिजिड बॉडी का कि जब उसको हम पाइवोट करें तो वो सबसे जल्दी अपना ऑक्सीलेशन खत्म कर ले या फिर मिनिमम टाइम पीरियड ऑक्सीलेशंस के दौरान वो शो करे, तो वो कंडीशन किसी भी रिजिड बॉडी का क्या होना चाहिए। एंड द फोर्थ वन इज हाउ टू रीड एंड एक्सप्लेन द फेमस टी वर्सेस पाइवोट ग्राफ, ठीक है। और इस केस में हम लोग टाइम पीरियड को और ये जो पाइवोट का सेंटर ऑफ मास से जो डिस्टेंस है उसके बीच में जो प्लॉट होता है उसको हम लोग समझेंगे, उससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं ये भी इसको भी हम लोग देखेंगे। एंड द लास्ट वन, इस वीडियो लेक्चर को खत्म करते करते हम लोग 2 क्लासिकल एग्जाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जहां एक रॉड पाइवोटेड होगा एक एंड पे, ठीक है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड, इक्विवेलेंट लेंथ, एंड इन सेम वे देयर विल बी अ प्रॉब्लम वेयर अ रिंग इज सस्पेंडेड from a point on the periphery, ठीक है, and the ring keeps oscillating like the case you see here, ठीक है, ये जो ring है it will keep oscillating like the case you see here, ठीक है। तो इन सभी केसेस को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो है सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल्स, इट विल हेल्प अस टू मोटिवेट। सो नाउ कम टू द फर्स्ट स्लाइड। वी ऑल नो कि जो सिंपल पेंडुलम है हमारा, हम लोग सब जानते हैं कि जो हमारा सिंपल पेंडुलम है ये दिस इज आवर सिंपल पेंडुलम, ठीक है। तो ये जो सिंपल पेंडुलम में कैसे ऑक्सीलेट करता है, इट ऑक्सीलेट इन ए आर्क फैशन, ठीक है। तो जब ये ऑक्सीलेट करता है एक्चुअली इसके पास क्या है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मास है, इस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड m मास है और इसका स्ट्रिंग का लेंथ क्या है तो l है, ठीक है। एंड वी बेटर नो द टाइम पीरियड, इट्स टाइम पीरियड इज t बराबर व्हाट, द 2 पाई रूट अंडर l, मतलब लेंथ ऑफ द पेंडुलम, दिस इज द l बाय g। मतलब क्या चीज, हम लोग जानते हैं कि जो टाइम पीरियड होता है स्मॉल ऑक्सीलेशंस ऑफ दिस सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय t बराबर 2 पाई रूट अंडर l by g, where l is the length of the pendulum and g is the acceleration due to gravity। Here we assume the mass is concentrated at this point only, ठीक है, and this leads to the time period equation। this जहां आप देखते हैं कि जो पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉब, इस मास के टाइम मास, इस ये जो पॉइंट मास है इसका जो मास है इससे ये इंडिपेंडेंट होता है टाइम पीरियड जो है, ठीक है। बट अगर इसी सिंपल पेंडुलम की तरह ही इफ इंस्टेड ऑफ ए टाइनी बॉब, ये जो छोटा सा बॉब आप देख रहे हैं ना, दिस इज बॉब, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ ए टाइनी बॉब वी टेक अ रिजिड बॉडी, अगर हम कोई रिजिड बॉडी ले ले, ठीक है, और जैसे कि रॉड है हमारा, आप यहाँ देख रहे हैं दिस इज अ रिजिड बॉडी, या रिंग है यहाँ पे, ये क्या है हमारा, ये रिंग है, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ ए बॉब, ठीक है, वी टेक अ रिजिड बॉडी लाइक ए रॉड और रिंग, ठीक है, या प्लेट, और उसको सस्पेंड कर देते हैं फ्रॉम ए पाइवोट। जैसे कि यहाँ पे रॉड सस्पेंडेड का पाइवोट पॉइंट क्या है, ये है, एट द एंड ऑफ द रॉड हमने इसको सस्पेंड कर रखा है। यहाँ पे देखिए तो पेरिफेरी का एक पॉइंट है जो कि इस पॉइंट पे ये सस्पेंडेड है, और ये जो रिंग है अगर आप देखें तो कैसे ऑक्सीलेट कर रहा है, ये रिंग इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसे ये रिंग ऑक्सीलेट कर रहा है, ठीक है। यू कैन सी हियर हाउ द रिंग इज ऑक्सीलेटिंग, ठीक है, तो ये रिंग ऐसे ऑक्सीलेट कर रहा है। तो अब बात आती है कि इफ, क्योंकि अगर हम ऐसा केस लेते हैं जहां पे कि कंप्लीटली एक रिजिड बॉडी को हम सस्पेंड कर देते हैं किसी पॉइंट से, ठीक है, एंड तब हम अगर इसको ऑक्सीलेट कराते हैं तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस केसेस में पहले के केसेस से चेंजेस क्या हुआ कि यहाँ मास एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है, ये जो मास है बॉब का ये क्या है, कंसंट्रेटेड एट ए पॉइंट, क्या है ये, कॉन्सेंट्रेटेड एट अ पॉइंट, ठीक है, ये केस है। लेकिन यहाँ इस केसेस में क्या है कि मास जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या है कि हियर द मास इज स्प्रेड आउट,
नॉट कंसंट्रेटेड एट वन पॉइंट, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या ये संभव है कि हम इस तरह के पेंडुलम को, ठीक है, या क्या ये संभव है कि हम इस तरह के पेंडुलम को एक सिंपल पेंडुलम की तरह मान सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। और इसी हम मतलब आपके इसी थिंकिंग की वजह से एक कंसेप्ट अराइज होता है जिसको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, ठीक है। इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम कहते हैं, ठीक है। तो कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो व्हाट इज द इक्विवेलेंट लेंथ? इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम क्या है? तो इक्विवेलेंट लेंथ इज द लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम व्हिच हैज द सेम टाइम पीरियड एज दैट ऑफ द कंपाउंड पेंडुलम। मतलब कि इसका जो टाइम पीरियड है, इस रिजिड बॉडी का जो टाइम पीरियड होगा, ठीक है, और अगर सिमिलरली इतना ही मास का अगर हम जो है सो एक बॉब ले लेते हैं और उस केसेस में जो उसका लेंथ है पेंडुलम का वो अगर हम रखते हैं इक्विवेलेंट लेंथ के बराबर, तो दोनों केसेस में जो टाइम पीरियड होंगे रिजिड बॉडी के वो क्या होंगे? सेम होंगे। एंड दैट वी कॉल कि हम लोग इसको एक इक्विवेलेंट लेंथ से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। सो हियर यू कैन सी वी हैव अ रिजिड बॉडी हियर, ठीक है। दिस इज अ रिजिड बॉडी एट इक्विलिब्रियम। ये क्या है? एक रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी है, ठीक है, जो क्या है इक्विलिब्रियम कंडीशंस में है एंड इट इज पाइवोटेड एट द पॉइंट ओ थ्रू द एक्सिस ए प्राइम। इस एक्सिस के साथ ये पाइवोटेड है, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये क्या है? दिस इज अ सिंपल पेंडुलम, ठीक है। तो ये क्या है? एक सिंपल पेंडुलम है। तो इफ वी कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L एंड हैज ए बॉब ऑफ सेम मास m एज दैट ऑफ द रिजिड बॉडी, मतलब ये जो रिजिड बॉडी है यहाँ जो आप देख रहे हैं ये इक्विलिब्रियम पोजीशंस में था, तो ये जो रिजिड बॉडी आप देख रहे हैं इसका बाउंड्री यहाँ ब्रोकन लाइन से शोइंग है। तो ये जो रिजिड बॉडी है इसका मास अगर कैपिटल M है तो उतना ही मास का हम क्या लेते हैं? ये बॉब लेते हैं, ठीक है। कैपिटल M मास का हमने बॉब ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसका जो पेंडुलम है ना, पेंडुलम का जो लेंथ अगर हम मान लो L लेते हैं, ठीक है, दिस इज द लेंथ ऑफ पेंडुलम। तो इफ यू कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L and which has a bob of same mass as that of the rigid body, मतलब इस रिजिड बॉडी के कंपेरेबल मास ही यहाँ पे अटैच्ड है, ठीक है, इसके साथ अटैच्ड है, ठीक है, दैट ऑफ रिजिड बॉडी ऑफ द कंपाउंड पेंडुलम, ठीक है, एंड हैज द टाइम पीरियड सेम एज दैट ऑफ द कंपाउंड पेंडुलम। और इसका जो इस केसेस में जो टाइम पीरियड है t, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? तो 2 पाई रूट अंडर ऑफ L बाई G, ठीक है। ये तो आप जानते हैं सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, और हैज द सेम टाइम पीरियड, ठीक है, एज दैट ऑफ द कंपाउंड पेंडुलम, ठीक है। तो इसका जो टाइम पीरियड ये है और इस केसेस में इस रिजिड बॉडी का जो टाइम पीरियड निकल के आता है टी बराबर क्या होता है? तो 2 पाई रूट अंडर आई नोट बाई m मास ऑफ द रिजिड बॉडी। तो हम यहाँ पे कैपिटल M ले लेते हैं क्योंकि हमने मास कैपिटल M मान रखा है, mg, और इंटी यहाँ एक और पैरामीटर आता है, इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज? इसको हम लोग कहते हैं, उस पैरामीटर को हम लोग LC कहते हैं। ये जो लेंथ है ना, ठीक है, दिस इज LC, ठीक है। तो mg यहाँ पे mg इंटू LC आता है। व्हाट इज LC? तो ये जो LC है ये क्या है? तो डिस्टेंस बिटवीन, ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन क्या चीज के बीच में डिस्टेंस है? तो पॉइंट ऑफ पाइवोट, ठीक है, पॉइंट ऑफ पाइवोट एंड एक्सिस, ठीक है, पॉइंट ऑफ पाइवोट एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो ये जो पॉइंट ऑफ पाइवोट है, ठीक है, और ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसके बीच में जो ये डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड LC। तो ये दो टाइम पीरियड के इक्वेशंस हैं और मैं ये कह रहा हूं कि इफ यू कंसीडर द सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L एंड हैज अ बॉब ऑफ मास m as that of the rigid body of the compound pendulum, ठीक है, उतना ही मास है जितना कि इसका है, and has the same time period as that of the compound pendulum, then this length of simple pendulum is called equivalent length of the simple pendulum for the given compound pendulum। मतलब इस compound pendulum को मतलब के लिए जो अगर इस कंपाउंड पेंडुलम को अगर हमें एक सिंपल पेंडुलम से रिप्लेस करना है तो क्या होगा? इन दोनों केसेस में टाइम पीरियड बराबर होगा। मतलब फाइनली यू विल गेट दिस रिलेशन कि 2 पाई, ठीक है, एंड रूट अंडर L by G, this is equal to what? तो 2 पाई रूट अंडर I नोड by M, कैपिटल M होगा, M G इंटू यहाँ पे LC, ठीक है। सो दिस इज द रिजल्ट वी गेट। वहां पे L क्या है? L इज द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। L क्या है? L इज द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम फॉर ए गिवन कंपाउंड पेंडुलम, फॉर ए गिवन मतलब इस कंपाउंड पेंडुलम के लिए क्या है? इक्विवेलेंट लेंथ है सिंपल पेंडुलम का, ठीक है। तो अब आई होप कि आपको इसके मीनिंग समझ में। तो फ्रेंड हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि अगर इसका जो लेंथ है ये L है, ठीक है, और इसका जो मास है M वो वही है जो कि इस रिजिड बॉडी का मास है M, ठीक है, विच इज ऑक्सीलेटिंग अबाउट दिस पाइवोट थ्रू हॉरिजॉन्टल एक्सिस A प्राइम, ठीक है। तो हमने ये देखा क्या चीज कि ये जो रिजिड बॉडी है इसका जो टाइम पीरियड था वो इसके टाइम पीरियड के बराबर इक्वल कर दिया जब हमने ये कहा कि इस पेंडुलम का लेंथ L है, एंड वी डिराइव कि जब टाइम पीरियड बराबर हो गया तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या आया? तो 2 पाई क्या आया? 2 पाई रूट अंडर L by G, and this is equal to what? तो 2 पाई रूट अंडर I नोड
मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिजिड बॉडी अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ठीक है, बाई मास ऑफ द रिजिड बॉडी m इंटू जी, और एक टर्म आया एलसी। एलसी कौन सा टर्म है यहाँ पे, तो दिस इज एलसी, ठीक है, मैं बार बार रिपीट करता हूँ एलसी को। एलसी क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ पाइवोट एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच जो ये दूरी है, जो दूरी आप देख रहे हैं, दिस इज द एलसी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया हमारा, दिस इज एलसी। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो यू विल सिंपली गेट व्हाट कि यहाँ से, तो ये जो L हमें क्या निकालना है, हमें तो L की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और L की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पे मुझे पता है I नोट क्या है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पॉइंट ऑफ पाइवोट है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगर आप देखें कि इस रिजिड बॉडी का अगर सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस जा रहा है, इस पॉइंट से जो एक्सिस जा रहा है, ठीक है, इस पॉइंट से जो एक्सिस जा रहा है उसके अबाउट अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो हम लिख सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ पाइवोट O इज इक्वल टू व्हाट, तो हम लोग ये I नोड इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कहां से हम निकाल रहे हैं इसको, फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस, ठीक है, थ्योरम। इस थ्योरम से हम लोग ये निकाल रहे हैं कि I नोड इज इक्वल टू व्हाट, ICM सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट द पॉइंट ऑफ पाइवोट, एंड प्लस जो इन दोनों एक्सिस की, ये जो एक्सिस जाएगी, ठीक है, ये जो एक्सिस जाएगी, तो इन दोनों एक्सिस के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास के बीच डिस्टेंस होगा, मतलब ये जो एक्सिस है इसके बीच जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस क्या है, LC है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं मास ऑफ द रिजिड बॉडी m इंटू यहाँ से LC पे स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला दैट इज बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब बताओ कि इस रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास के एक्सिस के अबाउट जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा। तो हम ऐसा करते हैं कि हम ये एज्यूम करते हैं कि सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट, मतलब क्या चीज, या सेंटर ऑफ ये के क्या है, तो रेडियस ऑफ जायरेशन है, क्या है ये, तो रेडियस ऑफ जायरेशन है, जायरेशन ऑफ रिजिड बॉडी about axis passing through सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप कह सकते हैं। तो आप लिख सकते हो कि उस केसेस में ICM क्या हो जाएगा, तो मास ऑफ द रिजिड बॉडी, ICM इज इक्वल टू व्हाट, तो मास ऑफ द रिजिड बॉडी m और इनटू व्हाट, k पे स्क्वायर हो जाएगा, mk स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे ऑलरेडी ये टर्म है, तो हम लिख सकते हैं जो I नोड की जो हमारी वैल्यू है, दिस I नोड इज इक्वल टू व्हाट, तो mk स्क्वायर प्लस m इंटू LC पे स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू जब मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास क्या इक्वेशन आया, तो मेरे पास इक्वेशन है 2 पाई मतलब मुझे क्या करना है, मुझे तो मतलब इसी फॉर्म L की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें जब डालूंगा ये वैल्यू तो मैं लिख सकता हूँ इसको कि 2 पाई रूट अंडर L बाई जी एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, द 2 पाई रूट अंडर I नोट। व्हाट इज I नोट, तो m कॉमन ले लो यहाँ से, तो आप ये I नोट की वैल्यू क्या लिख सकते हो, k स्क्वायर और प्लस LC पे स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया, और बाई व्हाट m इंटू जी इंटू यहाँ से LC, ठीक है, LC आ गया। तो m से मैंने इस m को काट दिया। तो फाइनली अगर हम देखें इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम इक्वेट करें तो हमारे पास जो L की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, L की वैल्यू आ रही है k स्क्वायर प्लस LC पे स्क्वायर बाई LC, ठीक है। दिस इज द वैल्यू वी गेट फॉर द k। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से क्या चीज, तो LC, ठीक है, LC कट गया तो LC आ गया एंड प्लस k स्क्वायर, ठीक है, बाई LC। सो फाइनली वी कम टू द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ a simple pendulum with respect to this rigid body। मतलब अगर इस rigid body को हम एक सिंपल पेंडुलम से रिप्लेस करें ताकि दोनों का साइन पीरियड सेम हो, दोनों सेम समय में अपना ऑक्सीलेशन खत्म कर ले, तो हम ये कहेंगे कि इस सिंपल पेंडुलम का इस रिजिड बॉडी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो इक्विवेलेंट लेंथ होगा वो क्या होगा, इट विल बी गिवन बाय L एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, तो दिस इज इक्वल टू LC। इस रिजिड बॉडी का क्या है, इस रिजिड बॉडी का इसके पॉइंट ऑफ पाइवोट के बीच जो डिस्टेंस है सो प्लस k स्क्वायर, मतलब रेडियस ऑफ gyration of the rigid body about the axis passing through the center of mass and by this LC. So this is the expression for the equivalent length of a simple pendulum. This is the expression for the equivalent length of a simple pendulum. अब ये चीज समझ में आ गया कि इक्विवेलेंट लेंथ जो है, हमारा जो इक्विवेलेंट लेंथ है L, इसकी जो वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू अगर बराबर होगी मतलब क्या है कि टाइम पीरियड कॉरेस्पॉन्डिंगली सेम होगा। तो इस इक्वेशंस में अगर आप एक चीज नोटिस करो कि अगर मैं LC की वैल्यू को इफ इस इक्वेशंस को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इफ LC, ठीक है, क्या चीज जो LC है इसकी वैल्यू को मैं लिखता हूँ सपोज करो k स्क्वायर बाई
LC लिखता हूँ, ठीक है। इसकी वैल्यू को क्या लिखता हूँ, k स्क्वायर बाय LC लिखता हूँ। और इस इक्वेशंस में जो इक्विवेलेंट लेंथ के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो फिर इक्विवेलेंट लेंथ की वैल्यू क्या आती है, जरा देखो जरा सा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आप डिराइव कर पाओगे यहाँ पे। LC की वैल्यू मैंने रख दिया यहाँ पे k स्क्वायर बाय यहाँ पे LC, ठीक है। और प्लस प्लस मैंने यहाँ पे क्या किया, ये k स्क्वायर है तो k स्क्वायर आ गया, ठीक है। और बाई यहाँ पे क्या आ गया, तो LC की वैल्यू आ जाएगी। और LC की वैल्यू हमने क्या मानी है, k स्क्वायर बाय LC मानी है, ठीक है। तो मैं यहाँ करूँगा k स्क्वायर, ठीक है, और बाई कितना, तो LC आएगा, ठीक है। तो इससे देखो अगर आप फाइनली कैलकुलेट करो तो इट विल क्या होगा, k स्क्वायर से k स्क्वायर कट जाएगा। सो इट विल गिव व्हाट, LC प्लस k स्क्वायर बाय LC प्लस k स्क्वायर बाय LC, ठीक है। सो अब देखो क्या चीज कि अगर मैं जो ये डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, एंड द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इस LC की वैल्यू को हम LC से बदल करके अगर k स्क्वायर बाय LC डालते हैं, ठीक है, क्या देख रहे हो तुम, इसे बदल करके अगर हम k स्क्वायर बाय LC डालते हैं तो भी जो हमारा इक्विवेलेंट लेंथ की वैल्यू सेम ही आती है जो LC के केस में आ रही थी, ठीक है। दोनों केसेस में जब हम ये जो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द पॉइंट ऑफ पाइवोट की जो ये डिस्टेंस है, इसको या तो हम LC लेते हैं, ठीक है, और या नहीं तो k स्क्वायर बाय LC लेते हैं। दोनों के केस में जो इक्विवेलेंट लेंथ की वैल्यू सेम आती है। तो ये एक बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट की ओर इशारा कर रहा है कि देयर आर, ठीक है, देयर आर मल्टीपल सस्पेंशन पॉइंट जिसके अबाउट अगर रिजिड बॉडी को हम पाइवोट करें तो क्या होगा, टाइम पीरियड हमारा सेम आएगा, which we will be going to discuss in the next discussions, मतलब next slide. So friends, as we have derived the equivalent length of simple pendulum for any given rigid body and that was equal to what, k equivalent, ठीक है, L equivalent is equal to what, तो it is equal to k square, ठीक है, by LC जोड़ LC, ठीक है। ये बेसिकली क्या था कि हमने मतलब जो टाइम पीरियड था सिंपल पेंडुलम का और रिजिड बॉडी के पेंडुलम को इक्वेट किया एंड दैट लीड्स टू द इक्विवेलेंट लेंथ, ठीक है। और दिस इक्विवेलेंट लेंथ वाज व्हाट, दैट लीड्स टू द इक्विवेलेंट लेंथ एंड दैट वाज व्हाट, तो I नॉट, दैट वाज I नॉट बाय M into LC, ठीक है। This was the equation that leads to this equations where k is the radius of gyration and LC is the distance between the point of pivot and the center of mass of that rigid body, center of gravity of that rigid body. Now the point comes कि why it is useful, क्यों मुझे L equivalent निकालने की जरूरत पड़ी। तो इसके कारण ये है कि जब भी आप किसी रिजिड बॉडी का टाइम पीरियड निकालोगे, टाइम पीरियड t, तो ये क्या इक्वेशन से निकलता था, √2π I नॉट moment of inertia about the pivot by mass of the rigid body into g into LC वो क्या था, it was the distance between, this was LC, this was basically LC, distance between the point of pivot and the center of gravity, ठीक है। तो इस फॉर्मूला के थ्रू जब आप टाइम पीरियड निकालते हो किसी भी रिजिड बॉडी का, तो उस केसेस में क्या होता है कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पाइवोट निकालना पड़ता है और फॉर दिस यू हैव टू यूज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। यू हैव टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ gyration, तो थिंग्स थोड़ा सा मेसी हो जाता है, ठीक है। और इसीलिए बिकॉज नाउ इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद द कॉम्प्लिकेटेड इनर्शिया एवरी टाइम, ठीक है, वी कैन डायरेक्टली रिलेट रॉड, रिंग एंड अदर रिजिड बॉडी टू ए सिंपल पेंडुलम, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि L इक्विवेलेंट का इस्तेमाल करके जो है, ठीक है, जब हम लोग इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग किसी भी रिजिड बॉडी को जो है सो रिप्लेस कर सकते हैं, किससे, एक सिंपल पेंडुलम से रिप्लेस कर सकते हैं, किससे, सिंपल पेंडुलम से, ठीक है। और इसके लिए शर्त क्या है कि वी शुड हैव द वैल्यूज ऑफ L इक्विवेलेंट ऑफ दैट रिजिड बॉडी एंड L इक्विवेलेंट इज बीइंग कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला हियर, ठीक है। इस फॉर्मूला से L इक्विवेलेंट कैलकुलेट किया जाता है। तो अब हर बार जब मैं रिजिड बॉडी को देखूंगा तो वी सिंपली रिप्लेस इट बाय द इक्विवेलेंट लेंथ, ठीक है। एंड इफ वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड, सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड का इक्वेशन होता है t बराबर 2π√L/g, तो यहाँ पे मैं L इक्विवेलेंट डालूंगा एंड वी विल हैविंग द टाइम पीरियड ऑफ ए रिजिड बॉडी, ठीक है। तो ये चीज, ये जो एडवांटेज है ना, ये जो शॉर्टकट ट्रिक है ना, ये बहुत ही पावरफुल है एग्जाम्स के लिए बिकॉज इट हेल्प्स यू सॉल्व द कंपाउंड प्रॉब्लम ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे सपोज करो कि रॉड का जो इक्विवेलेंट लेंथ है, अगर मुझे पता है ये जो रॉड है और ये रॉड पाइवोटेड है इस एंड के अबाउट और मुझे पता है कि इसका इक्विवेलेंट लेंथ क्या है 2L/3, मतलब कहीं ना कहीं ये जो रॉड है, ठीक है, L लेंथ का, अगर इसको सिंपल पेंडुलम से हम मतलब इसको रिप्लेस करते हैं तो वी हैव टू रिप्लेस जो हमारा सिंपल पेंडुलम का जो लेंथ होगा ना वो इस रॉड के लेंथ से कम होगा, मतलब 2L/3 का लेंथ होगा जो है सो, ठीक है। तो L लेंथ का रॉड है एंड पाइवोटेड वन एंड, इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंपल पेंडुलम, इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ, जैसे हमारा सिंपल पेंडुलम है तो ये जो लेंथ है सिंपल पेंडुलम का इट विल बी
12/3 और इसका जो मास होगा दैट विल बी द सेम एज द मास ऑफ द रिजिड बॉडी। और जो टाइम पीरियड इस केस में आएगा और जो टाइम पीरियड इस केस में आएगा वो दोनों क्या होगा, तो बराबर होगा, इक्वल टाइम पीरियड वो शो करेगा। तो जैसे ही आप समझ सकते हैं या इसका L इक्विवेलेंट 12/3 कैसे आ गया, तो यू हैव अ क्वेरी इन योर माइंड कि जो L इक्विवेलेंट 12/3 है वो कैसे आ गया। तो मैंने जैसे फॉर्मूला बताया है L इक्विवेलेंट ये होता है, ठीक है। तो अब जैसे कि अब देखो एक चीज कि कोई भी रॉड है, ठीक है, एंड इफ रॉड जो है सो अपने इन के अबाउट पाइवोटेड है, ठीक है, तो अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीधे निकालो इस रॉड का अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है, तो क्या निकलेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से तो निकलता ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम क्या करेंगे, इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो कितना था, अबाउट द सेंटर ऑफ मास कितना था, ml², ठीक है, बाय 12 और प्लस जो इन दोनों इसके बीच की जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है, व्हाट वाज दिस, क्योंकि ये रॉड है यूनिफॉर्मली L/2 डिस्टेंस है, तो हम यहाँ पे पैरेलल एक्सिस m इंटू L² L/2 ml² होता है, L/2 पे स्क्वायर करेंगे, तो इट विल बी ml²/12 प्लस ml²/4 और इट विल गिव्स यू द रिजल्ट कितना, तो 12, ये हो जाएगा ml² प्लस 3 ऑफ ml², सो इट विल बी ml²/3, ठीक है। तो ये हो गया मेरा केचेस, तो इक्विवेलेंट मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ठीक है। अब हम अगर यहाँ से इसी फॉर्मूला से इक्विवेलेंट लेंथ निकालें तो L इक्विवेलेंट बराबर क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन हो गया ml²/3 और बाय m और इनटू जो LC है, ये कितना डिस्टेंस है, L/2 है, तो यहाँ से L/2, सो दैट लीड्स टू द रिजल्ट ऑफ ट्वाइस ऑफ L/3, तो ये यहाँ से आया। तो इफ यू नो द इक्विवेलेंट लेंथ यू कैन सिंपली कैलकुलेट द टाइम पीरियड बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ सिंपल pendulum behavior. So this is why the concept of equivalent length of a simple pendulum for a rigid body is so useful. Now the question is, can the same body swings with the same time period for two different suspension point? कहने का ये मतलब है कि सपोज करो कि अगर ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है और अभी फिलहाल तो इस पॉइंट से सस्पेंडेड है, अगर जो कि क्या है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सी से मतलब LC दूरी पे है, अगर इस पॉइंट को किसी और इस जो पाइवोट है मतलब इस रिजिड बॉडी को अगर किसी और पॉइंट पे पाइवोट करते हैं, मतलब यहाँ ना करके मान लो कि हम यहाँ से पाइवोट करते हैं, एक्सिस हमारा यहाँ से क्रॉस करता है, या नहीं तो यहाँ नहीं करके हम यहाँ से पाइवोट करते हैं, ठीक है। इस केसेस में क्या ये संभव है कि यह रिजिड बॉडी क्योंकि दो अलग अलग पॉइंट ऑफ पाइवोट पे जो है सस्पेंडेड है, तो क्या ये संभव है कि ये सेम टाइम पीरियड शो करेंगे? तो लगता तो बड़ा अजीब गरीब है, क्योंकि आपने जो टाइम पीरियड का इक्वेशन निकाला है t बराबर 2π√I0/m g इंटू LC, तो कहीं ना कहीं ये जो डिस्टेंस है बिटवीन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द पॉइंट ऑफ पाइवोट, ये जो LC है, इस LC का क्या है तो टाइम पीरियड जो है सो अपना एक इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी यहाँ दिखा रहा है, ठीक है। हालांकि दिस LC टर्म्स वाज आल्सो इंक्लूडेड हियर आल्सो, क्योंकि जो आप जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो I0 होता है वो क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास प्लस क्या चीज प्लस मास ऑफ द रिजिड बॉडी और इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिसेस। तो हम जब लेते हैं क्योंकि इसके अबाउट I0 की वैल्यू निकालनी थी तो m इंटू LC पे स्क्वायर करते हैं, तो ये टर्म ऊपर भी आ जाता है। तो कहीं ना कहीं टाइम पीरियड जो है ये तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ पाइवोट और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फंक्शन है। तो उस केसेस में फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या ये संभव है कि कोई रिजिड बॉडी अगर अलग अलग पॉइंट पे सस्पेंडेड हो, ठीक है, तो क्या वो सेम टाइम पीरियड दिखाएगा? तो इसका जवाब है कि यस, इट विल शो द सेम टाइम पीरियड, क्योंकि आपने अभी निकाला कि जो इक्विवेलेंट लेंथ होता है किसी भी रिजिड बॉडी का, ठीक है, किस लिए, क्योंकि जब हम उस रिजिड बॉडी को एक सिंपल पेंडुलम की तरह इक्वेट करना होता है, ठीक है, तो रिप्लेस करना होता है सिंपल पेंडुलम, तो हम लोग इक्विवेलेंट लेंथ निकालते हैं और हमने निकाला कि जो L इक्विवेलेंट था, इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, इट वाज इक्वल टू व्हाट, तो k² by LC एंड जोड़ LC, मतलब क्या चीज, इक्विवेलेंट लेंथ k किसके बराबर था, तो इट इज k, व्हाट इज k, k इज द रेडियस ऑफ gyration अबाउट द सेंटर ऑफ मास, कितना था, रेडियस ऑफ gyration ऑफ रिजिड बॉडी ठीक है, बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, ये था। और LC क्या था, तो LC वाज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ पाइवोट एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो इस इक्वेशन में आपने देखा कि जब मैं LC की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता हूं किससे, तो k² by LC से, देन अगेन वी हैव द सेम इक्विवेलेंट लेंथ। L इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आती है, तो सेम आती है जो इस केसेस में आपको आ रखी है, वही वैल्यू आती है, क्या चीज यहां हो जाता है, क्या चीज LC प्लस k² by LC। सो आपने क्या देखा कि दो अलग अलग लेंथ पे L इक्विवेलेंट की वैल्यू सेम आ रही है, एंड L इक्विवेलेंट इज द पैरामीटर नाउ दैट डिसाइड्स द टाइम पीरियड ऑफ ए रिजिड बॉडी, क्योंकि आपने देखा है कि अगर मैंने L इक्विवेलेंट निकाल लिया तो उस रिजिड बॉडी का टाइम पीरियड क्या होता है, 2π√, क्या चीज, तो L इक्विवेलेंट बाय G, यही होता है टाइम पीरियड। तो जब आप देख रहे हैं कि ये जो LC की वैल्यू है हम k² by LC रखते हैं, k² by क्या रखते हैं, LC रखते हैं, या नहीं तो हम इसकी वैल्यू मान लीजिए LC रखते हैं। इन दोनों केसेस में जो इक्विवेलेंट लेंथ की वैल्यू सेम आ रही है, इट समवेयर सजेस्टिंग कि देयर विल बी 2 or more सस्पेंशन पॉइंट, ठीक है, अबाउट व्हिच इफ द रिजिड बॉडी विल बी पाइवोटेड द टाइम पीरियड विल बी सेम। नाउ हियर यू कैन सी दैट if a rigid body is suspended
from a point at a distance LC, इस point से suspended है rigid body. If the rigid body is suspended from a point at a distance LC from its center of gravity, it will oscillate with a certain time period. ठीक है. अब अगर सेम बॉडी को, अभी तो हमने LC से सस्पेंड किया तो इसका एक टाइम पीरियड होगा, ठीक है. इट विल ऑक्सीलेट विद अ सर्टेन टाइम पीरियड. नाउ द सेम बॉडी इज सस्पेंडेड फ्रॉम द अनदर पॉइंट एट अ डिस्टेंस k स्क्वायर बाय LC फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. मतलब ये जो दूरी आप देख रहे हैं, ये this distance, I hope it will be visible to you. This distance is called k square by LC, okay. And this distance from center of gravity से लेकर के, यहाँ से लेकर के, कहाँ से, आप इसको ये ले लो, यहाँ से लेकर के ये जो डिस्टेंस है, दिस इज LC, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के ये क्या है, तो k स्क्वायर बाय LC है, ठीक है. तो अब बात ये आ गई कि यहाँ से, ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि LC है, ये क्या है, ये k स्क्वायर बाय LC है, और दिस वाज द LC डिस्टेंस, ठीक है. तो मैं कह रहा हूं कि इफ a rigid body is suspended from the point at a distance LC, ठीक है, it will have a certain time period t, and if the same body is suspended from another point at a distance k square by LC, मतलब इस पॉइंट से, मतलब अगर आप देखें तो अभी जो एक्सिस मेरा पास कर रहा होगा वो कैसे पास कर रहा होगा, एक्सिस विल बी समवेयर पासिंग थ्रू, ये हो गया यहाँ से, ठीक है, थ्रू दिस पॉइंट, ये जो एक्सिस होगा, और यहाँ से ये रिजिड बॉडी ऐसे पास करेगा. अगर इस रिजिड बॉडी को हम यहाँ पे मान लो इस एक्सिस के अबाउट सस्पेंड करते हैं, k स्क्वायर बाय LC डिस्टेंस टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो टाइम पीरियड रिमेंस अनचेंज्ड. मतलब इस केसेस में जो टाइम पीरियड आया t1, जब यहाँ पाइवोट था, और जब पाइवोट को मैंने कहाँ शिफ्ट कर दिया है, यहाँ शिफ्ट कर दिया है एट दिस प्लेस, पाइवोट शिफ्ट्स टू दिस प्लेस, और ये रहा हमारा एक्सिस. उस केसेस में टाइम पीरियड अगर t2 है तो दोनों की वैल्यू बराबर होगी, क्योंकि इन दोनों केसेस में जो है सो हमारा L इक्विवेलेंट का जो वैल्यू था वो क्या आ रहा था, सेम था. तो ये चीजें यहाँ से क्लियर होती है. एंड इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी रिजिड बॉडी के पास दो इंटरचेंजेबल सस्पेंशन पॉइंट होते हैं जो सेम टाइम पीरियड देते हैं. सो दिस मींस द बॉडी हैज टू इंटरचेंजेबल सस्पेंशन पॉइंट दैट गिव्स द सेम टाइम पीरियड. मतलब सस्पेंशन पॉइंट अगर हम यहाँ से सस्पेंड करें या यहाँ से सस्पेंड करें, दोनों केसेस में टाइम पीरियड सेम आनी है. शर्त क्या है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इस पॉइंट की दूरी k स्क्वायर बाय LC रहेगी और दूसरे पॉइंट की दूरी LC रहेगी, तो ही वो केस अप्लाई होगा, ठीक है. सो इसका मतलब है कि हमारे पास जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इंटरचेंजेबल है, क्योंकि दोनों के केस में क्या आ रहा है, तो सेम टाइम पीरियड डिराइव हो रहा है. अगर ज्योमेट्रिकली देखा जाए, इस चीज को अगर हम ज्योमेट्रिकली देखें, तो एनी पॉइंट ऑन ए सर्कुलर आर्क, ये जो देखो यहाँ से ये जो आर्क है P और ये Q, मतलब ये जो आर्क आप देख रहे हो, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, LC डिस्टेंस लेकर के, LC रेडियस लेकर के एक सर्किल ड्रॉ किया, तो हमने देखा कि ये सर्किल जो है वो इस रिजिड बॉडी को PQ पॉइंट पर काट रहा है, और दूसरा पॉइंट हो गया RS, ये पॉइंट हो गया R, और ये पॉइंट हो गया S, ठीक है. ये जो आपका आर्क है, इस आर्क में अगर आप देखो तो कहीं भी आप सस्पेंड करते हो, मान लो यहाँ सस्पेंड करते हो रिजिड बॉडी को, इस पॉइंट पर अगर सस्पेंड करते हो, तो भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो डिस्टेंस है वो कितना आता है, LC ही डिस्टेंस रहेगा, क्योंकि रेडियस ही LC का है. तो इस आर्क का कि हर पॉइंट की दूरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से LC ही है, और इसीलिए कह रहा है कि एनी पॉइंट ऑन द सर्कुलर आर्क PQ, ठीक है, which is a circle of radius LC, जिसका सेंटर कहाँ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे है, और एनी पॉइंट ऑन ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस RS, सॉरी, तो ये देखो, ये जो PQ है और ये है RS, दिस इज नॉट द RS है, सम अदर नोमेनक्लेचर यूज कर लेंगे, ये RS है. मतलब ये जो आर्क है, इस आर्क पे, ये जो इस पे कोई भी पॉइंट अगर लोगे तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से उसकी दूरी क्या होगी, k स्क्वायर बाय LC डिस्टेंस होगी. तो इसका मतलब क्या है कि आप किसी भी पॉइंट पे सस्पेंड करो, यहाँ या यहाँ, इनके बीच जो ऑक्सीलेशन होगा वो सेम पीरियड का होगा, ठीक है. दिस इज व्हाट इट इज बीइंग शोन ज्योमेट्रिकली. क्योंकि जब मैं कहता हूँ कि डिस्टेंस LC है तो फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो वी मीन कि डिस्टेंस कैन बी, तो कोई भी पॉइंट उस रिजिड बॉडी का जो LC डिस्टेंस पे हो, वो LC डिस्टेंस यहाँ भी हो सकता है, यहाँ से भी करोगे तो LC डिस्टेंस आएगा. तो उसी तरह से आप इस आर्क में किसी भी पॉइंट पे, मतलब अगर सस्पेंड करोगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से उसकी दूरी LC ही रहेगी जो है. तो दिस प्रॉपर्टी इज द की कांसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ऑक्सीलेशन, ठीक है, एंड इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ द सस्पेंशन पॉइंट. ये सेंटर ऑफ ऑक्सीलेशन की जो बात यहाँ से कह रहा है, वो क्यों कह रहा है, क्योंकि आपने क्या निकाला है कि इस पूरे रिजिड बॉडी को जब आपको एक सिंपल पेंडुलम से रिप्लेस करना था, तो ये सिंपल पेंडुलम जो कि उतना ही मास का था जो रिजिड बॉडी था, तो आपने क्या किया कि इसका जो लेंथ है ना सिंपल पेंडुलम का, उसको L इक्विवेलेंट से इक्वेट किया, एंड दैट L इक्विवेलेंट वाज सिंपली क्या डिराइव हुआ था, इट वाज सिंपली LC प्लस k स्क्वायर बाय LC आया. तो कहीं ना कहीं अगर देखें ज्योमेट्रिकली, तो व्हाट इज दिस L इक्विवेलेंट, दिस इज LC. मतलब ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है आपका, तो यहाँ से लेकर के ये जो दूरी है ये LC है, ठीक है, और प्लस k स्क्वायर, और ये देखोगे ये जो डिस्टेंस है, ये जो पोर्शन है आपके ग्राफ का, ये दिस पोर्शन ऑफ योर ग्राफ, ये क्या है, ये है k स्क्वायर बाय LC, ठीक है, और ये जो यहाँ से यहाँ दूरी है वो कितना है, तो LC है. तो कहीं ना कहीं आप क्या देख रहे हो कि जब आप इस पूरे रिजिड बॉडी को अगर आप एक सिंपल पेंडुलम से मतलब रिप्लेस करते हो, तो आपको ये L इक्विवेलेंट लेंथ आता है सिंपल पेंडुलम का, ठीक है. तो कहीं ना कहीं देखो इस दूरी पे
कहीं ना कहीं ये पूरा रिजिड बॉडी जो है एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड आप एज्यूम कर रहे हो, तभी तो ये जो लेंथ हो गया वो क्या L इक्विवेलेंट की वैल्यू ये आ गई। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि ये पूरा का पूरा रिजिड बॉडी आपको अगर देखा जाए तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंसंट्रेटेड दिखाई दे रहा है, उसका सारा का सारा मास जो है सो, और इसीलिए आपने इसको एक सिंपल पेंडुलम से रिप्लेस किया है। यहाँ के इस केसेस में आपने इसको सिंपल पेंडुलम से रिप्लेस किया है, और वो सिंपल पेंडुलम का लेंथ रखा है वो आपने क्या रखा है, L इक्विवेलेंट रखा है। तो ये ज्योमेट्रिकली से ये दिखता है कि जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, अगर आपने इस पॉइंट पे बॉडी को सस्पेंड कर रखा है तो मेरा जो सेंटर ऑफ ऑक्सीलेशन है वो ये है, क्योंकि यही पॉइंट है जो कि इस पाइवोट पॉइंट से LC प्लस के स्क्वायर LC दूरी पे है। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि सेंटर ऑफ ऑक्सीलेशन वो बिंदु हो गया, मतलब जिस बिंदु पे आप ये जूम कर रहे हैं कि ये पूरा का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है और एक सिंपल पेंडुलम की तरह ऑक्सीलेट कर रहा है। सो दिस इज द वेरी कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ऑक्सीलेशन इन केसेस ऑफ द कंपाउंड पेंडुलम। नाउ प्रॉपर्टी अगर देखा जाए लास्टली, व्हाट इज द प्रॉपर्टी, कि अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रिजिड बॉडी, मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, तो ऑन दिस लाइन यहाँ पे 4 पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक पॉइंट यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है जो कि कितना दूरी पे है, एक पॉइंट यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है और एक पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। सो अल्टीमेटली व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग हियर इज दैट कि व्हेन ए लाइन ड्रॉन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ रिजिड बॉडी, इट कट्स एट द 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट ये है, यू कैन नोमिनेट इज 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, and this will be the 3 point, this will be the 4 point। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ये जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, दिस इज के स्क्वायर बाई LC है, और इसी पॉइंट से ये जो दूरी है ये कितना है, दिस वाज LC है। तो ऑन दिस लाइन देयर एग्जिस्ट 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट, and if we suspend the body from any of these point, अगर हम इस बॉडी को किसी भी पॉइंट पे सस्पेंड करते हैं, इन चारों पॉइंट में से किसी भी पॉइंट पे सस्पेंड करते हैं, तो क्या आ रहा है, टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन विल बी द सेम, and it is a very interesting property of a compound pendulum। Now discuss the graph of time period वर्सेस द पाइवोट पोजीशन। ठीक है, मतलब क्या चीज है कि कोई रिजिड बॉडी, मान लो कि कुछ ऐसा है, ठीक है, ये एक रिजिड बॉडी है और मैं क्या कर रहा हूँ, इसका एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है, मैं डिफरेंट पॉइंट पे इसको पाइवोट करके और एक ग्राफ मैंने प्लॉट किया, एंड द ग्राफ लुक लाइक दिस। किसी भी ग्राफ को समझने के लिए आपको सबसे पहले उसके एक्सिस पे ध्यान देना होगा, और यहाँ आप देख रहे हैं जो एक्स एक्सिस है, इट इज सिंपली रिप्रेजेंटिंग द डिस्टेंस ऑफ पाइवोट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दिस इज द पॉइंट which is selected as the center of gravity। Now आप देख रहे हैं क्या चीज है कि यहाँ 2 साइड पे हम मूव कर रहे हैं। आप देखें कि आप पाइवोट आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अपवर्ड डायरेक्शन में भी कर सकते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी कर सकते हैं, लेफ्ट या राइट कह सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 2 कर्व को ड्रॉ किया, एक while we are moving to the left and while we are moving to the right of the center of gravity। अब आप देखिए कि जब आपने बॉडी को सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही पाइवोट कर रखा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे पाइवोट करने का क्या मतलब मैं बोल रहा हूँ, मेरा कहने का ये मतलब है कि जो एक्सिस ऑफ मतलब ये है जिस पे पाइवोटेड है, इट इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इन दैट केस, क्योंकि आप ये जानते हैं कि सारा मास तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही मतलब कंसंट्रेटेड होता है, सो देयर विल बी नो रिस्टोरिंग फोर्स, और जब रिस्टोरिंग फोर्स ही नहीं होगा तो ऑक्सीलेशंस के चांसेस नहीं होंगे, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से द टाइम पीरियड विल बी इंफिनिटी। ठीक है, और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं मैथमेटिकली कि आपने इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ ए रिजिड बॉडी निकाला है, L इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, तो के स्क्वायर बाय LC और प्लस यहाँ से LC होता है। ठीक है, तो जैसे ही आपने इसको क्या किया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे पाइवोट कर दिया, यू आर सिंपली टेंडिंग LC टू 0, और जब LC 0 डालोगे तो L इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंफिनिटी आ जाएगी। और आप जानते हो कि टाइम पीरियड क्या होता है, तो 2 पाई रूट अंडर L इक्विवेलेंट बाई G होता है, एंड दैट लीड्स टू द इंफिनिटी टाइम पीरियड। तो मैथमेटिकली भी आप समझते हो कि अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे आपने बॉडी को पाइवोट किया तो टाइम पीरियड इंफिनिटी आएगा। दैट्स व्हाई ये जो आपका लंबा सा लाइन है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन को शो कर रहा है, इसके पास जब गर्व जा रहा है तो इसके एजिम्पटूड बन रहा है, ठीक है, इसको टच नहीं कर रहा है, इट इज गोइंग टुवर्ड्स द इंफिनिटी। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। अब देखो क्या चीज है कि चूंकि तुमने टाइम पीरियड तो निकाला था, एंड टाइम पीरियड वाज 2 पाई L इक्विवेलेंट बाय G, और L इक्विवेलेंट की वैल्यू तुम्हारी तुम्हें पता है कि इट वाज के स्क्वायर बाय LC प्लस LC, और जब तुमने L इक्विवेलेंट के मिनिमम वैल्यू को निकाला तो तुमने क्या पाया कि यदि हम LC इज इक्वल टू K रखते हैं तो L इक्विवेलेंट की वैल्यू मिनिमम आती है, एंड दैट गिव्स यू द मिनिमम टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये जो LC इक्वल टू K का कंडीशन होगा तुम तब निकाल पाए जब तुमने क्या किया कि dt बाय DL, मतलब टाइम पीरियड, चेंज इन द टाइम पीरियड विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, व्हिच इज वेरिएशन इन डिस्टेंस ऑफ पाइवोट इज इक्वल टू 0 की। मतलब क्या चीज है कि मिनिमम टाइम पीरियड का कंडीशन है LC इज इक्वल टू K, एंड दैट्स व्हाई आप देख रहे हो क्या चीज कि ये जो पॉइंट है ये क्या है, ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से K डिस्टेंस अवे, K क्या है, रेडियस ऑफ जाइरेशन है। इस पॉइंट पे आप देखो दोनों केसेस में टाइम पीरियड मिनिमम आ रहे हैं। मिनिमम टाइम पीरियड का कहने का क्या मतलब हुआ, इट इज द फास्टेस्ट ऑक्सीलेशन स्पॉट। क्या है ये, फास्टेस्ट ऑक्सीलेशन पाइवोट है। ठीक है, तो मतलब अगर आपने एक बॉडी को उसके रेडियस ऑफ जाइरेशंस पे पाइवोट कर दिया तो यू वर ऑब्जर्विंग द मिनिमम टाइम पीरियड, इन अदर वे यू कैन से यू वर ऑब्जर्विंग द फास्टेस्ट ऑक्सीलेशंस। बट ऐसे भी सिचुएशंस होंगे जहां पे आपको फास्टेस्ट ऑक्सीलेशन नहीं चाहिए, कोई और पॉइंट चाहिए जहां पे बॉडी को आप सस्पेंड करें, मतलब कि थोड़ा सा ज्यादा टाइम पीरियड चाहिए,
ठीक है, स्लो ऑक्सीलेशन चाहिए। तो उस केसेस में मैंने क्या किया कि ये जो मेरा प्लॉट बन रखा है टाइम पीरियड का, इसके अगर मान लो मुझे T1 टाइम पीरियड चाहिए, ठीक है, जो कि क्या है, मिनिमम से ज्यादा टाइम पीरियड है, स्लोअर ऑक्सीलेशन है। तो जब मैं लाइन ड्रॉ करता हूं तो मैं यहाँ पे क्या देख पा रहा हूं कि इसने मेरे कर्व को 4 पॉइंट पे काट रखा है, 1 2 3 4, ठीक है। और ये जो 4 पॉइंट है, ठीक है, ये जो 4 पॉइंट है, इन चारों पॉइंट पे अगर मैं बॉडी को सस्पेंड करता हूं, मतलब लटकाता हूं, तो हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू T1 ही आती है। इसीलिए इन 4 पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर द कंजुगेट पॉइंट्स हैं, ठीक है। दीज 4 पाइवोट करस्पॉन्ड टू द सेम टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन एंड सो फॉर ए गिवन पीरियड, अगर आपको कोई भी टाइम पीरियड चाहिए किसी रिजिड बॉडी से, आप चाहते हो कि रिजिड बॉडी इतना टाइम पीरियड में एक ऑक्सीलेशन कर ले, ठीक है, अबव द मिनिमम, क्योंकि मिनिमम तो एक ही है, एक यहाँ 2 ही मिनिमम पोजीशंस बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन अबव द मिनिमम अगर आपको टाइम पीरियड चाहिए तो आपके पास नेचर ने 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, यू हैव द, ठीक है, 4 pivots that can be possible here. So now if I want a slower swing, अगर मुझे क्या चाहिए, स्विंग स्लोअर चाहिए, मतलब टाइम पीरियड मिनिमम से ज्यादा चाहिए, तो नेचर गिव्स मी 4 choices. 2 pivot on the left, 2 पाइवोट आप लेफ्ट में कर सकते हो। ये जो मान लो ये ग्राफ लेफ्ट को शो कर रहा है और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के राइट को शो कर रहा है, मतलब मान लो ये हो गया लेफ्ट, ठीक है, ये लेफ्ट और ये जो है राइट को शो कर रहा है। तो आप कह सकते हो कैचेस की इफ वी वांट टू स्लोअर स्विंग, नेचर हैज गिवन मी द 4 choices, 2 pivots on the left and 2 on the right, and these are called the conjugated points. तो ये जो पॉइंट्स होते हैं वो कंजुगेटेड पॉइंट्स कहलाते हैं, एंड दैट्स द वेरी सीक्रेट ऑफ द कंपाउंड पेंडुलम। क्यों? क्योंकि मल्टीपल सस्पेंशन पॉइंट पे भी अगर बॉडी को हम स्विंग करा पा रहे हैं तो दे आर गिविंग द सेम टाइम पीरियड। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है किसी भी कंपाउंड पेंडुलम का जो है। सो